नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। इसके पहले जो रीजनिंग का भाग चल रहा था उसको भी लेकर आएंगे, लेकिन आज जो है हम लोगों का इतिहास का चैप्टर रहेगा। दोस्तों, इतिहास को जो इतिहास विषय है इससे प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और खासकर जो स्टूडेंट जो पीएससी दे रहे हैं उनमें जो इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बारीकी प्रश्न पूछा जाता है। तो इतिहास को हम लोग बिल्कुल विस्तृत डिटेल से और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जो भी हमारे आने वाली वीडियो रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इतिहास। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, एक शब्द में कहा जाए कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। यदि हम इसके संधि विच्छेद की बात करें, संधि विच्छेद इसका करें इतिहास का, तो इत प्लस हास। इति मतलब अतीत या प्राचीन और हास मतलब घटित, यानी एक शब्द में कहें कि इतिहास का जो अर्थ अब निकलता है अतीत का अध्ययन निकलता है। अब हम देखते हैं इतिहास को समझने के लिए हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। क्योंकि यह प्राचीन इतिहास अभी हम लोग लेकर चलेंगे, तो जो इतिहास का जो 3 पार्ट है, एक है प्रागैतिक इतिहास, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। उसको बिल्कुल धैर्य से समझिएगा, आज के बाद समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि आखिर प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है, इसमें क्या क्या होता था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अधो ऐतिहासिक काल, ये किस तरह का काल है। फिर हम ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक समझते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं, यानी कि अभिलिखित साक्ष्य या लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। पुरातात्विक साक्ष्य से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कहीं पे खुदाई होती है तो उस बेस पे हम इसको करते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल केवल पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। खुदाई करने के बाद, जैसे खुदाई करने के बाद पता चला कि नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में एक सभ्यता पाई जाती है, हड़प्पा सभ्यता, तो खुदाई से ही पता चलता है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ पे कोई जीवन किसी समय रहा होगा। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में यदि हम बात करें तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें दोस्तों लिखित साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिलता है। उस पीरियड को, उस काल को हम लोग रखेंगे प्रागैतिहासिक काल। अब एक नजर डालते हैं अधो ऐतिहासिक काल को। दोस्तों, अधो ऐतिहासिक काल वे काल हैं जहां से हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हो, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो। अधो ऐतिहासिक काल में दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ अभिलेखीय साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लेकिन अब फिर भी हम इसको अधो ऐतिहासिक काल में रखते हैं। क्यों? इसको तो ऐतिहासिक काल में रखना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला है
अभिलेखीय साक्ष्य भी मिला है, लेकिन जो भी लिखित साक्ष्य मिला है वह कैसा है? अपठनीय है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है कभी। इस तरह के काल को, इस तरह के सिचुएशन को हम लोग अधो ऐतिहासिक काल में रखते हैं। देखिए, जैसे कि यदि हम उदाहरण की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य में मिला है और इसका अभिलेखीय साक्ष्य भी प्राप्त होता है, लेकिन इसको अभी पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा काल को हम अधो ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब तीसरे की यदि बात करें ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ अभिलेखीय साक्ष्य, उसके साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य, और ये सब कैसा? पठनीय है, यानी कि इसको पढ़ा जा सकता है। इसलिए हम इस तरह के काल को हम लोग रखते हैं ऐतिहासिक। दोस्तों ये तो था मोटो इसका था। इतिहास को हम 3 चरणों में अपनी सुविधा के अनुसार 3 चरणों में डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो दोस्तों इस काल को, प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं अपने सुविधा अनुसार, कि इससे आसानी से पढ़ा जा सकता है अपने सुविधा के अनुसार। यदि हम बात करें इसके 3 खंड के, 3 काल के, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पाषाण काल है, ये कांस्य युगीन काल है और ये लौह युग है। यानी कि हम प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट दिए हैं। एक है पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। अब पाषाण काल, अब इस काल में, इसी काल में दोस्तों जो भी पत्थर से, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, सिंपल सी बात है। जो भी हथियार वगैरह या कुछ भी बनाया जाता था, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसमें भी दोस्तों यदि हम पाषाण काल की बात करें तो इसमें भी हम पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, यानी कि जहाँ से बिल्कुल प्रारंभ होता है पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसमें थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, रहन सहन थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद अंतिम है नव पाषाण काल, इसमें बिल्कुल कृषि वगैरह होने लगता है। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखा अभी कि इसमें 3 भागों में, 3 युग में, 3 काल में इसको बांट करके आसानी से हम लोग देखेंगे। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। कांस्य युग, इसमें कांसा वगैरह का निर्माण होने लगा। लौह युग, लोहा वगैरह का निर्माण होने लगा। लोहा उससे अपना जो है खेती वगैरह वगैरह की खोज हो चुकी थी। अब ये तो था प्रागैतिहासिक काल का मोटो। अधो ऐतिहासिक काल में हमने बताया था दोस्तों, अधो ऐतिहासिक काल में हम लोग शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसको इसलिए अधो ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अभी हमने बताया कि जिसका अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हो, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो, परंतु वह पढ़ा नहीं गया हो, उसको हम अधो ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से हमें ये दोनों चीज़ प्राप्त हुई है, और कंडीशन यह भी है कि अब पठनीय है। जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन से इसको ऐतिहासिक काल से हटा करके और ऐतिहासिक काल में डाल दिया जाएगा। तो आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, आखिर इसका उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से यहाँ के रहन सहन थे, किस प्रकार की सभ्यता थी, यहाँ से क्या क्या मिले हैं, ये कब से कब तक चली, इन सभी के बारे में बिल्कुल बारीकी से चर्चा करेंगे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों कुछ समझते हैं उस तथ्य हड़प्पा सभ्यता के। उस समय में यह सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी
जैसे नगर नियोजन और इस तरीके की पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस तरीके की मतलब यूं कह लें कि जो आज के डेट में है वो सभ्यता, ये सभ्यता उस समय भी रही। और यहाँ जो दोस्तों यदि हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो यह पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। यदि प्रश्न आ जाए कि विश्व में पहली व्यवस्थित सभ्यता कौन सी है तो वो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। लेकिन यहीं पर आपसे यदि प्रश्न कर दे कि विश्व में सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी तो आपका आंसर होगा वह सुमेरियन, सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता को कहा जाता है। लेकिन जो सबसे विकसित सभ्यता थी वह थी हड़प्पा सभ्यता। ये दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में इसका विकास होता है हड़प्पा सभ्यता का। और यहाँ से हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक खुदाई और साथ ही साथ अभिलेखीय साहित्यिक ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी इसके अभिलेख को या साहित्यिक ग्रंथ को पढ़ा नहीं गया है, यह अपठित है। इसीलिए इस काल को हमने अभी बताया था कि अधोऐतिहासिक काल में रखा गया है। और कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में तो इसकी जो लिपि है दोस्तों भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्र, जैसे आप लोगों ने सुना होगा है प्यासे कौवे की कहानी, चालाक लोमड़ी की कहानी, पंचतंत्र की कहानी। तो जो ये सब कहानियां हैं ये भाव से यानी कि चित्र के माध्यम से ये दर्शाया जाता था, लोग दर्शाते थे। यानी कि यह यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है तो वह है भाव चित्रात्मक लिपि। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। इस लिपि में भाव चित्रात्मक लिपि में 400 से 500 संकेत मिले हैं। अभी तक 400 से 500 संकेत अभी प्राप्त हुए हैं। और वह संकेत किस किस पर प्राप्त हुए हैं तो कुछ ईंटों पर प्राप्त हुए हैं, कुछ मनके पर, मृतभांड पर और मोहर पर। यानी कि ईंटों पर भी कुछ चित्र प्राप्त हुआ है। मनके दोस्तों यह मनका एक आभूषण का कारखाना हुआ करता था। मनका जो होता है आभूषण से रिलेटेड है, उस पर भी चित्र प्राप्त हुए हैं, मृतभांड पर भी। लेकिन दोस्तों सर्वाधिक यदि चित्र जो प्राप्त हुआ है, अधिकांश जो चित्र प्राप्त हुआ है वह जो है मुहरों पर प्राप्त हुआ है। ज्यादातर मुहरें शेर खड़ी। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर मिली है अधिकांश मैंने मैक्सिमम ज्यादातर मुहरें किस चीज़ की बनी है तो वह है शेर खड़ी। ज्यादातर मुहरें दोस्तों शेर खड़ी की बनी है। शेर खड़ी एक मिट्टी का प्रकार होता है, उससे ज्यादातर मुहरें बनी है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से जो संकेत प्राप्त हुए हैं उसमें भी अधिकांशतः यू अक्षर, मैंने बताया था अक्षर संकेत, यू टाइप का जो अक्षर है उस तरीके का, साथ ही साथ मछली के चित्र ज़्यादा होते हैं। जो चित्रात्मक भाव चित्रात्मक जो शैली है दोस्तों, ये सब लिपि है उसमें ज़्यादातर यू अक्षर के और मछली के चित्र ज़्यादातर मिले हैं। यदि हम आगे चर्चा करें दोस्तों यहाँ पर लिखने के तरीके पर, तो दोस्तों लिखने के जो तरीके पर इतिहासकारों का मतभेद रहा है। कुछ इतिहासकार इसको दाएं से बाएं बताते हैं, कुछ इतिहासकार बाएं से दाएं बताते हैं। तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या दाएं से बाएं लिखा जाता था या फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। तो समझते हैं कुछ इतिहासकार इसको बाएं से दाएं मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको दाएं से बाएं मानते हैं। इन दोनों शैलियों दोस्तों, इन दोनों शैलियों को हम वेस्ट्रोफेदन शैली कहते हैं। इन दोनों शैलियों को हम वेस्ट्रोफेदन शैली कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बात की लिपि की। लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है।
और कितने प्रकार के संकेत, कितने प्रकार के सिंबल मिले हैं? वह 400 से 500 प्रकार के सिंबल मिले हैं। ज़्यादातर सिंबल यू आकार का, साथ ही साथ मछली के चित्र ज़्यादा मिले हैं। तो ये है लिपि, ये भाव चित्रात्मक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लिखने के शैली के बारे में बात किया जा रहा है। तो यह है, इसको बोलते हैं वेस्टोवेगन शैली। अब दोस्तों अब देखते हैं कि नदी घाटी सभ्यता। उस समय दोस्तों जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, उस समय विश्व में कुल 4 प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ था। कहीं न कहीं यह नदी के घाटियों के किनारे, नदी के किनारे घाटियों में यह जो सभ्यताएं मिली हैं। तो जिस समय हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आया, अस्तित्व नहीं कह सकते हैं, मैंने जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय 3 और सभ्यताएं थी। अब कौन कौन सी थी तो इसको समझते हैं। इसको हम बोलते हैं नदी घाटी सभ्यता। तो 4 सभ्यताएं विकसित थी। कौन कौन सी? हवांगहो नदी घाटी, ये हवांगहो नदी घाटी सभ्यता, और यह कहाँ थी? यह चीन की सभ्यता थी। इसी प्रकार सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, फिर दजला और फरार जो ये नदी घाटी थी, यह मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता इसको बोलते हैं, जो कि इराक में, वर्तमान इराक में है। तो सबसे जो प्राचीन सभ्यता की मैंने चर्चा किया था दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वह है यही मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। अब हम बात करते हैं चौथे की, नील नदी घाटी सभ्यता। यह जो सभ्यता दोस्तों मिस्र की सभ्यता, यानी कि मिस्र में इस सभ्यता का विकास हुआ, नील नदी घाटी की सभ्यता। अब हम चर्चा करते हैं कि इन 4 सभ्यताओं में से सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो वह थी हड़प्पा सभ्यता। यानी कि इन 4 सभ्यताओं की हम बात किए हैं, हवांगहो है, सिंधु घाटी है, दजला फरात है, नील नदी है। तो इन 4 में से जो सबसे बड़ी और जो विकसित सभ्यता थी वह सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता थी। आइए आगे कुछ और चर्चा करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कैसे हुई, क्या जरूरी था, किस प्रकार से खुदाई होती है, कैसे ये संज्ञान में लोगों के आया कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, तो उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें भारत में प्राग ऐतिहासिक स्थलों को खोजने का जो कार्य किया जाता है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। इस विभाग की स्थापना जो है 1861 में की गई थी, और इस विभाग के पहले जो महानिदेशक बनाए जाते हैं वह होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये छोटी चर्चा हो गई है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जिम्मेवारी रहती है, जितनी भी पुरातात्विक खुदाई होती है, जितनी भी खुदाई होती है सब इनके निगरानी में होती है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कहानी के बारे में समझते हैं। 1902 में भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वह थे लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक चुना। ये कहानी करके दोस्तों 1902 की है। अब जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जिम्मेवारी में निदेशक महानिदेशक बने। अब इनके अंडर में 2 व्यक्ति थे, एक दयाराम साहनी, दूसरा राखलदास बनर्जी। अब आप लोगों को पता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता नहीं दोस्तों, हड़प्पा एक स्थल की दयाराम साहनी ने खोज की थी कब? 1921 में। और राखलदास बनर्जी ठीक 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। आखिर दोस्तों ये कैसे खोज की है, कैसे इनको जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, इसको समझते हैं दोस्तों।
होता क्या है कि पाकिस्तान में एक रेलवे लाइन बिछाई जाती है। अब रेलवे लाइन जब बिछाई जाती है तो ईंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ मजदूर थे, अपना टहल रहे थे, देख रहे थे इधर उधर कहीं से अपना ईंट ला रहे थे। तो एक स्थान पाकिस्तान में, वहाँ देखा इन्होंने, मजदूरों ने देखा कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मकानें बनी हैं, पक्की ईंटों की बनी हैं। तो कुछ मजदूर आए और अपने अधिकारी को कहे, तो अधिकारी ने कहा कि ठीक है, वहाँ से ईंट लाओ। अब देखते देखते वहाँ से ईंटें बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगी। तो अधिकारी को ये कहीं ना कहीं शंका हुआ और उस स्थान को देखने गया। जब वहाँ पे पहुँचा तो अब इसकी सूचना अब अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको दिए। और जो अंग्रेज अधिकारी था रेलवे विभाग का, जो आपका लीजिए, अब वह जो सूचना देता है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को यह सूचना देता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वहाँ पे आता है। अब वहाँ से ईंटें निकलवाना, यानी कि जो निकाल कर मजदूर जा रहे थे वहाँ से उस काम को बंद करवाता है। और जो रेलवे के अधिकारी थे वह किसी दूसरे जगह से ईंटें मंगा करके कार्य को प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से जॉन मार्शल के नेतृत्व में, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जॉन मार्शल महानिदेशक था उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का। अब जब इसके संज्ञान में बात जाती है तो इसके अंडर में दो व्यक्ति रहते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी जी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं और राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। अब दोस्तों, यदि हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि इसके नामकरण की हम बात करें तो कैसे इसका नामकरण पड़ा, क्या आधार रहा होगा नामकरण का, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उसको हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण हुआ उसका आधार क्या क्या था। तो सबसे पहले इसको कहा गया दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो सर्वप्रथम जो स्थल की खुदाई हुई थी वह हुई थी हड़प्पा की। उसी के आधार पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। फिर इसके बाद दोस्तों इसको कहा गया सिंधु सभ्यता। इसका जो आधार था वह बहुत से ऐसे स्थल सिंधु नदी के किनारे या घाटी पे मिलने लगे, इसलिए इसको सिंधु, अब हड़प्पा सभ्यता न करके अब इसको सिंधु घाटी की सभ्यता ज़्यादा बेटर लगा कहने के लिए, इसलिए अब इसको सिंधु घाटी की या सिंधु सभ्यता कहा गया। फिर अब दोस्तों होता क्या है कि कुछ समय बाद इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती एक नदी है, पौराणिक नदी है, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो जो यहाँ के स्थल मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के, वह सरस्वती नदी के किनारे पर भी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। इसलिए जो इसका आधार बना कहने का कि सरस्वती नदी के किनारे ज़्यादा मात्रा में स्थल मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है। यदि बात करें कुछ आंकड़ों की दोस्तों, 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद यहाँ से हमें कुल 40 बस्तियों का प्रमाण मिलता है। आगे हम बात करें दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता, और यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? वह है सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को ही हम कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न करें कि कांसा जो है इसका प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम जो जहाँ के लोग थे वह भारत के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जो कि कांसे का प्रयोग करते थे। अब इस कांसे का निर्माण कैसे करते थे? तो याद मैंने बताया दोस्तों,
तांबा प्लस टीन, यानी तांबा और टीन को मिला करके ये लोग कांसा बनाया करते थे। यदि हम रेशियो की बात करें तो तांबा 9% हुआ करता था और टीन 1%। इन दोनों को मिला करके ये लोग तांबे का निर्माण किया करते थे। तो अब समझ सकते हैं कितनी विकसित सभ्यता रही होगी, नगरीय सभ्यता। इसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता आती है, तो ये आप कह लीजिए कि इस तरीके से वो एक तरह ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन उसके पहले की यह सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, यानी कि इतना क्या दिमाग रहा होगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों नगरीय क्रांति सभ्यता भी इसको कहते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वह गांव वाली सभ्यता, यानी कि इसको शहर की उपमा दे सकते हैं, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। तो ये तो था कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। यदि हम बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण, तो विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको 2500 से 1500 कहते हैं, माने बहुत से विद्वानों में मतभेद है। अब क्या क्या है तो आइए समझते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाता है जॉन मार्शल, इन्होंने अपना विचार दिया है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता रही होगी वह 3250 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के पूर्व, यानी कि 3250 ईसा पूर्व से और 2750 ईसा पूर्व तक रही होगी। यह कथन जो है, कभी कभी कथन आपसे पूछ देता है, तो यह जो कथन है यह जॉन मार्शल का है। आगे फेयर सर्विस कहते हैं कि नहीं, यह जो सभ्यता रही होगी वह 2000 BC से 2000 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व। फिर मैके एक महोदय हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि नहीं 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। फिर इसी प्रकार एक विचार दिए व्हीलर महोदय, यह कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। लेकिन दोस्तों रेडियो कार्बन पद्धति, जिसको हम बोलते हैं C14, इसका नाम है C14, इससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि नहीं हड़प्पा सभ्यता की जो समयावधि रही होगी, जो काल रहा होगा, जो काल एग्जैक्ट जो काल है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। और दोस्तों यही सर्वाधिक मान्य अवधि है, काल निर्धारण है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड क्या था, तो आप बता सकते हैं, आप आंसर दे देंगे 2350 से 1750 BC। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति निवास करती थी, और वह 4 प्रजाति कौन कौन से थी? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, यह सिंधु क्षेत्र में, यानी कि सिंधु क्षेत्र में, सिंधु सभ्यता में आने वाली प्रथम जाति थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय, ये अलग प्रजाति है। दोस्तों इस हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वाधिक निवास जो व्यक्ति करते थे, जिस प्रजाति के लोग करते थे, वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग भी सर्वाधिक निवासी यहाँ के थे। अगला है अल्पाइन, या मध्य गंगा और निम्न गंगा में जो है भाग में ये बसे हुए हैं। और चौथा है मंगोलायड, या उप हिमालय क्षेत्र से आते हैं, उप हिमालय क्षेत्र में बसे हैं। तो ये जो था कुल 4 प्रजाति निवास करते थे हड़प्पा सभ्यता में, और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा निवास करने वाली प्रजाति भूमध्य सागरीय थी। अब यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों कहीं कहीं आपको आंकड़ा ये 20 लाख का मिल जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग क्लिक करिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्रफल की जो विशेषता थी वह त्रिभुजाकार थी, यानी कि ये जो इसका जो यूँ कह लें कि जो जिस भाग में बसे थे, जैसे जैसे भाग में बसे थे, वह बिल्कुल त्रिभुजाकार के आकार में ये सभ्यता थी। और ये 20 लाख कहेंगे आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग क्लिक करिएगा।
आगे यदि हम बात करें इसके विस्तार के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करें तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार होता है वह वर्तमान में 3 देशों में होता है। उस समय सभी एक ही में थे, सब भारतीय उपमहाद्वीप में, एशिया भारतीय उपमहाद्वीप में ही थे। तो इसका जो विस्तार होता है वो भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में होता है, यानी कि 3 देशों में होता है। यदि हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने स्थलों की खुदाई या कुल कितने स्थल अब तक मिले हैं तो दोस्तों 1400, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है 1403 स्थल। कुल स्थलों की संख्या दोस्तों 1403 स्थल है मिले हैं। भारत में दोस्तों 919 स्थल हैं, पाकिस्तान में 481 स्थल हैं और अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों कि 919 स्थल जो प्राप्त हुए भारत में, किस किस राज्य में और कितने राज्यों में प्राप्त होते हैं, तो भारत में जो 919 स्थल प्राप्त हुए हैं वह 7 राज्यों से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा और यूपी, यानी कि इसी 7 राज्यों से अभी तक जो है कि इसके स्थल हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो उसको आज़ादी के बाद जो सर्वाधिक खुदाई हुई, जो अधिकांशतः जिस स्थल की जिस स्टेट की खुदाई होती है वो 80% गुजरात से स्थल मिले हैं, यानी कि 80% गुजरात से स्थल मिले हैं। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई हुई। तो ये तो था दोस्तों भारत का। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में 481 स्थल मिले हैं। यह भी 3 प्रांत में मिले हैं, 3 स्टेट में मिले हैं। कौन कौन से? बलूचिस्तान है, सिंध है और पाक पंजाब है। एक भारत का पंजाब है और एक पाकिस्तान का पंजाब है। तो यह पाक पंजाब में भी मिला है। यदि हम बात करें अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान में मात्र 2 ही स्थल प्राप्त हैं और 2 प्रांत से प्राप्त हैं, एक मुंडी घाट और दूसरा है सोतू घाट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।